हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की डिस्कशन में अभी तक हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और अलग अलग चीज़ों के बारे में हमने देख लिया था। थोड़ा सा हम अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो दूसरे और लोगों की स्थिति क्या थी और जो सेक्शंस थे उनकी स्थिति क्या थी, और उनमें से एक सेक्शंस की बात जो करी जाती है जो कि माना जाता है कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे ब्रिटिश रूल की वजह से, चाहे अच्छे की वजह से चाहे बुरे की वजह से, वो थे ट्राइबल्स। तो हमें अब यहाँ पर ट्राइबल्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी और इससे क्वेश्चंस निकलते हैं इस वाले चैप्टर से, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द निगलेक्टेड चैप्टर्स बाय द स्टूडेंट। तो ये हमें करना पड़ेगा। थोड़ा सा फ्रिंज एरिया का टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं ट्राइबल्स, दीकूस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। क्या होता है ये सब अभी जानते हैं। सबसे पहले एक एनेक्डोट के साथ यहाँ पर राइटर एक कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 1895 के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था बिरसा। पूरा नाम था इसका बिरसा मुंडा। आपने मुंडा का रेबेलियन सुनी होगी मॉडर्न हिस्ट्री की, ये उसी के से रिलेटेड चैप्टर है। देखो, जो ट्राइबल रेबेलियंस होती हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, आपको पता होगा ये वाली बात, या आप जनरल एक एक्सपेक्टेशन ये भी लगा सकते हो कि देखो सिर्फ एक ही मुद्दा हो सकता है कि ट्राइबल्स जिस एक लैंड पर रह रहे हैं, जो उनका लैंड है, जो उनकी ज़मीन है, फॉरेस्ट है, किसी भी फॉर्म का वो लैंड है, वहाँ पर ब्रिटिशर्स आए और उनको वहाँ से क्या कर दिया। एक मुद्दा जो हमेशा आता रहता है वो है डिस्प्लेसमेंट का मुद्दा। उसको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस उनके होने के बाद उनकी प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी। तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ जो ट्राइब्स हैं वो तो अच्छे बच्चे बनकर डिस्प्लेस हो गए, उन्होंने कोई विरोध नहीं करा। लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जो कि उतर आए बगावत पर और उन्होंने कहा हम अपना लैंड जो है ब्रिटिशर्स के हवाले नहीं करेंगे। वो रेबिलियन में खड़े हो गए। और रेबिलियन ये कोई ऐसी रेबिलियन नहीं थी, या मतलब इट वॉज अ काइंड ऑफ आर्म्ड रेबिलियन। अब जो ट्राइबल्स होते हैं उनके पास कुछ इस प्रकार के रॉकेट लॉन्चर्स और ये सब बंदूकें वगैरह तो होती नहीं है, तो अपना वही भाला वगैरह लेकर, बो एंड एरो लेकर ये रेबेलियन में खड़े हो जाते थे। और मुंडका रेबेलियन इज वन ऑफ द फेमस रेबेलियन। आज भी इससे क्वेश्चन निकलते हैं, वो इसलिए निकलते हैं मतलब अभी भी जो पेपर होते हैं यूपीएससी में, यूपीएससी पिछले 10-25 साल से पूछ ही चला जा रहा है इन ट्राइबल रेबेलियंस के बारे में। और क्योंकि इनके बारे में पूछने के लिए बहुत कुछ है इधर उधर। वो हर साल एक टॉपिक को, एक इन रेबिलियन से एक पर्टिकुलर, जैसे मतलब मान लो उसने मुंडे का रेबिलियन टॉपिक चूज करा, उसी के बारे में कम से कम 5-6 बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा अलग अलग फॉर्म में। कोई स्टेटमेंट ऐसे ही डाल दी, किसी फैक्ट को गलत कर दिया, किसी बंदे का नाम गलत डाल दिया, उस लीडर का नाम गलत डाल दिया या सही भी डाल दिया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। ये जान हम तब पाएंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ट्राइबल्स का। एंड दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर। अच्छा चैप्टर है जो कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स दे देता है अलग अलग पेपर्स में लिखने के लिए। ठीक है, तो एक बंदा था बिरसा मुंडा। ही वॉज सीन रोविंग द फॉरेस्ट एंड विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुंडे का रेबेलियन हुई कहाँ पर, तो उससे हमें ये हिंट मिल जाती है झारखंड में, छोटा नागपुर में। ठीक है, लोगों का ये कहना था ही हैड मिराकुलस पावर्स। वो सारी की सारी जो डिसीजेज है उनको क्योर कर सकता है और अनाज वगैरह को मल्टीप्लाई कर सकता है। इस तरह की अफवाह ऑब्वियस ही बातें हमारे देश में चलती आती हैं। जब कोई बंदा फेमस हो जाता है उसके बारे में 10 प्रकार की बातें चलती हैं। छोटी सी अगर मैं बात रिकॉल करवाऊं, ये तो अभी हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत में याद है बुद्धा के साथ भी मयूर ऐसी बातें होती थी। वो औरत आई थी उनके पास, मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मैंने सुना है कि आप जिंदा कर सकते हो डेड बॉडी को, है ना। तो ये चीज है। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर डैड। उसने बोला भगवान ने, ईश्वर ने उसे जिम्मेदारी दी है, ठीक है, गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल। उनको बंधुआ मजदूरी से फ्री करना, आउटसाइडर्स की। यानी कि हमें एक चीज पता लग गई, ट्राइबल्स के लिए कोई भी जो बाहर का पर्सन है जो कि उनको लैंड को स्नैच करने की कोशिश कर रहा है, वो उनके लिए डीकू है। ये टर्म आ सकती है। इस प्रकार की जो टर्म्स होती हैं, अब यूपीएससी में देखना, यूपीएससी को बहुत पसंद है हिस्ट्री से टर्म्स पूछना। सिंपल एक टर्म देकर वो मतलब पूछ देता है कि इसका मतलब क्या है। जैसे अभी अंकिता ने अभी उस दिन मेरे को क्वेश्चन भेजा था जो मैं आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे, हुंडी। मैंने आपको बताया भी था बिल ऑफ एक्सचेंज, जो हुंडी है वो मेडिवल इंडिया की टर्म है, बहुत टाइम से यूज हो रही है। अब अगर किसी ने इकोनॉमिक्स में बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन नहीं पढ़ी ना, मनी एंड बैंकिंग में,
तो वो हुंडी का अंदाजा दूर दूर तक नहीं लगा सकता, एकदम से नहीं लगा सकता पेपर में बैठ के, जब तक उसके पास एक टर्म्स का चिट्ठा रेडी ना हो। तो जो डीकूज थे आउटसाइडर्स, यानी कि यहां पर इनके लैंड को स्नैच करने के लिए सबसे ज्यादा इनके जमाने में 1890s 1900s में कौन है सबसे ज्यादा यहां पर उत्तेजित जो कि ट्राइबल्स के लैंड को छीन रहा था? क्या वो इंडियंस ही था या बाहर से कोई था? ब्रिटिशर्स। तो इनके लिए यहां पर डीकूज, वैसे कोई भी आउटसाइडर होता है ट्राइबल के लिए, ट्राइबल्स के लिए झारखंड में जो भी कोई बाहर से पर्सन है वो डीकूज है इनके लिए। लेकिन यहां पर जो प्रोबेबली बात हो रही है वो हो रही है ब्रिटिशर्स की। तो मैं आपको ये वाली बात इसलिए बता रहा हूं कि ये हो सकता है कि मुंडेगा रेबेलियन के अंदर द ट्राइबल पीपल रेबेल्ड अगेंस्ट डीकूज, ये अगर स्टेटमेंट आ जाए तो आप उसको करेक्ट मार्क कर आना यस। और डीकूज का मतलब फिर आपको पता होना चाहिए, डीकूज आर कंसिडर्ड एज आउटसाइडर्स। ठीक है, यहां तक बात तो आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ जब इसने ये चीजें ऐलान करना शुरू करी, काफी ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। सून थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिगेन फॉलोइंग बिरसा मुंडा, बिलीविंग दैट ही वॉज भगवान एंड गॉड, और वो उन सब के लिए मसीहा बनकर आया उनकी सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उनकी सभी की सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा जानते हैं, बिरसा जो बॉर्न हुआ था वो एक मुंडास की फैमिली में बॉर्न हुआ था। अब ये मुंडास कौन होते हैं? ये पंजाबी वाला मुंडा नहीं है, ये ट्राइबल ग्रुप का नाम है जो कि छोटा नागपुर में रहते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास। तो इसलिए ये लोग सब कॉमन नाम यूज करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ट्राइबल्स का ना एक नेचर होता है, मैंने जब आपको सोसाइटी पढ़ाई थी तो उसमें अक्सर मैं ये वाली बात आपको बताता रहता था। ट्राइबल्स का एक नेचर होता है कि अगर जो सरनेम जो यूज हो रही है ना किसी ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटी ए में, तो उस गांव में रहने वाले जितने भी वो ट्राइबल जो ग्रुप होंगे वो सेम सरनेम यूज करते हैं, और ये दर्शाता है इनकी वी फीलिंग को, इनकी वी फीलिंग को। अब ये वी फीलिंग क्या होती है? साइकोलॉजी में इस चीज को हम लोग कहते हैं कोजाइवनेस, एकजुटता, वी फीलिंग। मैं तुम्हें अपना मानता हूं, तुम मुझे अपना मानो, इसको कहते हैं कोजाइवनेस। तो सच ट्राइबल्स आर ऑलवेज कोजाइव ट्राइबल्स, तो सरनेम साथ यूज करते हैं, मतलब सेम सरनेम यूज करते हैं सारे के सारे। तो इसलिए मुंडास की फैमिली बॉर्न हुआ था, इसका नाम है बिरसा मुंडा। ये ट्राइबल ग्रुप है जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन ऑल्सो, और भी लोगों ने इसको जोड़ा जो कि अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते थे। अब देखो मैंने आपको एक ग्रुप बताया ए, ऐसे और भी जो ग्रुप थे उन्होंने भी ज्वाइन करा इसको। उनमें से एक थे संथल, आपने संथल रेबिनियल भी सुना होगा है ना, और दूसरे थे ओराओं। इनकी रेबिलियन का नेचर, इसका मतलब अगर कल को यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए क्या ये स्कैटर्ड रेबिलियंस थी? स्कैटर्ड नहीं थी, एक ही मकसद के साथ थी, आउटसाइडर्स को भगाना। लेकिन इनमें से कौन टर्म यूज करता था? दीकूस, संथल, ओराओं के मुंडास। मुंडास, ये वाली बात याद रखना, छोटी छोटी चीजें, लेकिन देखो यही चैप्टर ऐसे पढ़ने से जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें पता भी नहीं लगेगा, राज का राज ही रह जाएगा। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, लोग स्पेक्ट्रम पढ़ पढ़ के संथल रेबिलियन पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी कहां क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंजेस जो कि ये एक्सपीरियंस कर रहे थे, एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर द ब्रिटिश रूल। ये सारे लोग दुखी थे, ये सारे के सारे ट्राइबल्स ही हैं, मुंडा, संथल, ओराओं। ये क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? ये अनहैप्पी थे, जो भी चेंजेस इंट्रोड्यूस करे थे दीकूज ने, आउटसाइडर्स ने, ये उनको नापसंद आ रहे थे। वो क्या चेंजेस हैं उस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना नाराज होकर हथियार उठा लिए इन्होंने। इन सबका वे ऑफ लिविंग काफी ज्यादा फैमिलियर था, लेकिन वो इनका फैमिलियर वे ऑफ लिविंग, इनका कल्चर, इनकी स्वतंत्रता अब वो डिसअपियर होती हुई नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि इनका लाइवलीहुड वॉज अंडर थ्रेड और देयर रिलीजन अपीयर टू बी इन डेंजर। कुल मिलाकर जब भी कोई एक पर्सन डिस्प्लेस या एक कम्युनिटी या एक ग्रुप ऑफ पीपल डिस्प्लेस होते हैं एक जगह से, तो आप सबको पता होगा डिस्प्लेसमेंट का एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये निकल कर आता है कि लोगों का कल्चर भी उसके साथ डिस्प्लेस हो जाना। नई जगह पर जाने के बाद, क्योंकि हमें मेजोरिटी पॉपुलेशन, मेजोरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का कल्चर अपनाना पड़ेगा, ना कि हम उन पे अपना कल्चर थोप सकते। अब छोटी सी कुछ बातें,
स्टेट पीसीएस के लिहाज से, एंड बिस में आपके काम आ सकती हैं ओडिशा पीसीएस में। एक ट्राइब है जो कि उड़ीसा में पाई जाती है, डोंगरिया कांधा ट्राइब। तो बस यही चीज़ है कि आपको ये दिख रहा है कि ये नदी को पार कर रही हैं कुछ औरतें, ठीक है, ऑन द वे टू मार्केट। ये अपने साथ कुछ अपने सर पर रखकर कुछ सामान लेकर जा रहे हैं ताकि वो कुछ गीला ना हो, ढककर उसको। डाली वगैरह बनाई हुई है जंगलों की, कुछ टहनियों वगैरह कुछ पत्तों को इस्तेमाल करते हुए, ये देख लो यहाँ पर, ठीक है। इससे ज़्यादा लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट डोंगरिया कांधा ट्राइब हमें इंडिया में कौन सी स्टेट में देखने को मिलती है? द आंसर इज ओडिशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स जो थी लोग फेस कर रहे थे और बिरसा मुंडा ने लोगों को क्या प्रॉमिस करा था, वो किन दिक्कतों से लोगों को निजात दिलवाएगा, किन दिक्कतों से लोगों को बाहर निकालेगा। अब यहां पर दूसरा सवाल ये उठता है, आउटसाइडर्स कौन थे जिनको दीकूज बोला जा रहा है, और इन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन में आके लोगों को एनस्लेव कैसे कर लिया? क्योंकि वो अभी ऊपर प्रॉमिस कर रहा है ना कि मैं तुम सबको स्लेवरी से बचाऊंगा, स्लेवरी से बाहर निकालूंगा, तो ये एनस्लेव कैसे करिए लोगों को? ब्रिटिश जब हमारे हिंदुस्तान में थे, अब ये ईयर देखकर हमें समझ में आ रहा है, 1895 1890s के टाइम पर ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में थे। तो ट्राइबल लोगों की स्थिति कैसी थी अंडर द ब्रिटिश रूल? माइंड यू फ्रेंड्स, सभी लोगों से मैं कह रहा हूं, आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहा करो। ब्रिटिश रूल के अंतर्गत वर्किंग क्लास के ऊपर क्या असर था, औरतों के ऊपर क्या असर था, ट्राइबल लोगों को ट्राइबल लोगों के ऊपर क्या असर था, कोस्टल रीजन्स में रहने वाले लोगों के ऊपर क्या असर था। सिमिलरली एक मेंस का क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में वर्किंग क्लास का क्या योगदान था, औरतों का क्या योगदान था, इस रीजन के लोगों का क्या योगदान था, एक ब्रिटिशर्स के अंदर और एक इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी जी की छत्र छाया में। अलग अलग सेक्शंस को आपको जानना है। इसके लिए हालांकि लोग कहते हैं कि बुक पढ़ लो, वहां पर ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन हमें टेंशन वाली बात नहीं है। हम तमिलनाडु एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं वहां से हमारा काम हो जाएगा। लोग कहते हैं वो बुक पढ़ लो। शेखर बंदोपाध्याय, ठीक है, ज़रूरी नहीं हम ये बुक पढ़े, इससे जो भी चीज़ें होंगी एक्स्ट्रा कुछ भी मिलेंगी मुझे, मैं आपको दे दूंगा। सिर्फ एक बुक से कोई हम उसको बेस नहीं बना सकते। सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तमिलनाडु एनसीईआरटीज़ हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हाउ डिड देयर लाइफ चेंज, इनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई, तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में कुछ जानते हैं। बड़े तरह जो ट्राइब्स होते हैं, आप जानते हो कि ट्राइबल्स का खुद का एक कस्टम्स और रिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि काफ़ी अलग होती हैं, जो कि ब्राह्मण्स ने वर्ण सिस्टम के अंदर ले डाउन कर रही होती हैं, राइट। ये जो सोसाइटीज़ होती हैं ट्राइबल सोसाइटीज़, यहाँ पर हमें सोशल डिविजन्स देखने को नहीं मिलती। जो हमारी जनरल सोसाइटीज़ होती हैं उसमें तो हम सोशल डिवीजन बना देते हैं। हिंदू सिस्टम की अगर हम लोग बात कर लें, सोसाइटी की हिंदू सिस्टम के अंतर्गत, तो हमें साफ पता होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। लेकिन मैंने आपको सोसाइटी में भी पढ़ाया था, ये 12th वाली जो हमारी सोसाइटी की एनसीईआरटीज़ की जो सीरीज़ है, मैंने आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर बताया था एक्सप्लेनेशन के साथ। इन सोसाइटीज़ में शार्प तरीके से सोशल डिवीजन नहीं होती है, जो कि इन सोसाइटीज़ का प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है कास्ट सोसाइटीज़ का। कास्ट सोसाइटी मतलब हमारी वाली सोसाइटीज़। लेकिन ट्राइबल सोसाइटीज़ में दे डू नॉट हैव शार्प सोशल डिविजन्स। यहां देखने को नहीं मिलता आपको ऐसा भेदभाव, ऊपर नीचे, ये ऊपर वो नीचे, वंडा सिस्टम में ये ऊपर, ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं होता। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब, वो ऐसा मानते हैं कि उनके सबके कॉमन टाइज हैं क्योंकि वो एक रीजन से बिलोंग करते हैं, एंड दे शेयर कॉमन टाइज ऑफ किनशिप ऑल्सो। इसलिए मैंने आपको बताया अभी ऊपर, एक हिंट दी मैंने अभी आपको कि इन सबके सेम सरनेम भी होते हैं कभी कभार, ठीक है। However, this did not mean that यहाँ पर कोई भी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं होते ट्राइब्स के अंदर। सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते हैं। हो सकता है कुछ ट्राइबल ग्रुप जो है वो ज़्यादा प्रॉस्परस हो, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज दे हैव, इकोनॉमिक मीन्स उनके पास ज़्यादा हो, और दूसरे ट्राइबल जो दूसरे रीजन में रह रहे हैं उनके पास उतने साधन ना हो, ठीक है।
तो इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उतने नहीं करते हैं जितनी कास्ट बेस्ड सोसाइटीज के अंदर करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, ये कैसे रहते हैं। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ट्राइबल लोग जो थे वो हिंदुस्तान के जो अलग अलग पार्ट में जो बिखरे हुए थे, देवर इन्वॉल्व इन वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। सबसे पहले ट्राइबल्स का शुरू से नेचर, और ये तो 1890s की बात चल रही है, जो चैप्टर है ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है। झूम कल्टीवेशन ये लोग करते थे। आपको पता है झूम कल्टीवेशन के अंदर क्या होता है, बचपन से आप सुन रहे हो। एक पैच ऑफ लैंड होता है और मान लो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। मैं सबसे पहले इधर इधर करूंगा खेती बाड़ी, कुछ साल तक खेती बाड़ी करी। उसके बाद इस रीजन की, इस लैंड की, जो ये है लैंड 1, ये है लैंड 2, ये है लैंड 3 और ये है लैंड 4। इस रीजन की फर्टिलिटी जो है वो कुछ सालों के बाद खत्म होने लगी। अब जब खत्म होने लग गई, मैंने क्या करा, इस जगह पर आग लगा दी। आग लगाएंगे तो डेफिनेट सी बात है कि राख बनेगी, ऐश। ये जो पूरी की पूरी ऐश है, जैसे कोयले की राख होती है लकड़ी को जलाने के बाद, किसी भी चीज की जो राख होती है, ये यहां पर पड़ी रहेगी और ये लैंड को छोड़ दिया जाएगा एज फैलो लैंड। अनडिस्टर्ब लैंड को कहते हैं फैलो लैंड। ज्योग्राफी का कंसेप्ट होता है, हम डिस्कस भी करेंगे फैलो लैंड के फायदे क्या होते हैं, उसकी रिजुविनेशन कैसे हो सकती है, और फैलो लैंड को अगर फैलो ज़्यादा पड़ा रहने दिया जाए तो वो डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस भी हो सकता है, उससे डेजर्ट बन सकता है वो पूरा का पूरा। इसके लिए यूएन का एक पूरा प्रोटोकॉल भी है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, वो भी हम देखेंगे। खैर छोड़ो, ये है फैलो लैंड हो गया। इसको 8 से 12 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, तब तक जब तक ये उपजाऊ बन रहा है, दोबारा से फर्टिलिटी गेन कर रहा है, तब तक वो लैंड 2 में मूव करेंगे कुछ साल के लिए। ऐसे करते करते उसके बाद फिर से आग लगा के लैंड 2 को लैंड 3 की तरफ मूव करेंगे, फिर लैंड 4 की तरफ मूव करेंगे। इससे क्या होता है, इससे रोटेशन एक तो हो गई, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4 रोटेशन हो गई, और हमेशा उस पर्टिकुलर लैंड की फर्टिलिटी जो है वो बरकरार रहती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रोसेस से प्रोडक्शन ज्यादा होती है क्या? फर्टिलिटी ज्यादा है इस जमीन की, प्रोडक्शन ज्यादा होगी क्या? बताओ, प्रोडक्शन ज्यादा होगी क्या, हाँ कि ना? क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं क्यों? क्या हो जाएगा? अरे जब लैंड को फैलो छोड़ दिया, वापस लैंड 1 पर आ रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी क्या? 8 से 12 साल बाद जब लौट कर आएंगे। इसका आंसर है दोस्तों, मैं बता रहा हूं, इसका आंसर ये है, प्रोडक्टिविटी होती है वापस अगर वो लैंड 2, 3, 4 पर घूम के बाद आने के बाद 8 से 12 साल 15 साल के बाद जब वो लैंड 1 पर आए हैं, प्रोडक्टिविटी होगी, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होती है। सच लैंड्स आर लैंड्स ऑफ लो टू मीडियम प्रोडक्टिविटी। वो इसलिए मयूर, बिकॉज झूम कल्टीवेशन के अंदर देयर आर नो HYV वैरायटी ऑफ सीड्स, देयर आर नो फर्टिलाइजर्स, देयर आर नो केमिकल्स, देयर इज नो वीडिसाइड्स, नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर यूज। कहां दे रखी है इंफॉर्मेशन? 10th क्लास ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे, डोंट वरी। यही लाइन की एक्सप्लेनेशन दे रखी है वहां पर। सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन। अब झूम कल्टीवेशन समझ में आ गया? पहले मुझे बताओ, झूम कल्टीवेशन समझ में आ गया, हाँ कि ना? इसका दूसरा नाम है, इसके बहुत नाम होते हैं, इसका दूसरा नाम है वैसे जनरली स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। सुना होगा ना ये आप सबने?
अब मैं यहाँ से आपको ना साइंस की एक चीज़ बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि आपको ना ज्योग्राफी की बुक में मिलेगी। जूम कल्टीवेशन बचपन से हम जब सुन रहे हैं वहाँ पर भी हो सकता है मिसिंग हो। ठीक है, बात करते हैं पहले आगे। सम ऑफ देम प्रैक्टिस डूम कल्टीवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग क्यों, मैंने इसलिए आपको डायग्राम पहले ही बना दिया कि सारी चीज़ें कवर हो जाए। ये अर्पित शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फिर वापस 1 पर, है कि नहीं। एक तो एक तो ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे प्रैक्टिस करी जाती है मयूर, तो इस वजह से एक तो प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। जनरली जंगलों को क्लियर कर कर कल्टीवेटर्स यहां पर क्या करते हैं, अगर ये प्रॉपर तरीके से जंगल में हो रही है ना, एक तो हो सकता है मयूर के ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड हो शाइनी, ठीक है, और उसको हम चेंज कर कर मतलब उसमें हम रोटेशन कर करके वापस आ रहे हैं, वो ऑलरेडी खेती बाड़ी वाला लैंड है, ठीक है। जंगलों में पहले जंगल को काटना पड़ेगा, फिर खेती बाड़ी प्रैक्टिस होगी। बताओ मयूर, जंगल के हाई हाई जो इतने लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं उसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या नीचे? नहीं कर सकते। हमने एक चीज पढ़ी थी, जंगलों के अंदर जो कैनोपी होती है, पीएमएफ आईएएस में एनवायरमेंट में एक चीज पढ़ी थी मयूर, आपको याद हो, वो जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं ना, वो सनलाइट की पेनिट्रेशन को आने नहीं देते जमीन पर, राइट सौगंधा? तो एग्रीकल्चर वगैरह तो पॉसिबल नहीं कि बिना सनलाइट के एग्रीकल्चर हो सकता है क्या? कभी कोई सुना है कि डार्क रीजन में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है, कोई भी खेती बाड़ी? नहीं ना। तो कल्टीवेटर्स जो है यहां पर क्या करते हैं, ट्री का टॉप कट कर देते हैं। अब ट्री का टॉप टॉप क्यों कट कर देते हैं? ताकि सनलाइट की पेनिट्रेशन जो है वो ग्राउंड पर पड़ सके, वो धूप पड़ सके, उसकी पेनिट्रेशन हो सके। उसके बाद वो कुछ कुछ वेजिटेशन को जला भी देते हैं लैंड पर, ऐसी राख बनाने के लिए, जैसा कि मैंने लैंड 1 पर बनाई है, और उसको छोड़ देते हैं कितने साल के लिए, जनरली अलग अलग ड्यूरेशन होता है, लेकिन प्रॉपर इसका होता है 8 से 12 साल। अगर छोड़ोगे तो अच्छी फर्टिलिटी आ जाती है। अब ऐश के अंदर क्या होता है ये मैं आपको बता रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये जो ऐश है, ये जो राख है जो फायरिंग से आई है, इसके अंदर जो सॉइल जो फर्टिलाइज होता है ना, ये आपको मैं बता रहा था, ये यूनिक चीज है, उसको याद रखना, साइंटिफिक है। पोटैश होता है इसके अंदर, कि फर्टिलिटी कैसे गेन हो जाती है, उसके अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट होता है। अब सपोज करो ये आ गया कि /1 एग्रीकल्चर से सॉइल की फर्टिलिटी गेन होती है, उसके अंदर इनमें से कौन सा केमिकल इंग्रेडिएंट, कौन सा इंग्रेडिएंट होता है इसके अंदर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटैश, कैल्शियम। अब यार एग्जाम में बैठ के नहीं पता होता, और मैं सबसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि साइंस पता हो, लेकिन एक फिक्स चीज पता होनी चाहिए। वहां ब्लफ कर ही नहीं सकते भाई, मुझे क्या पता कि कैल्शियम होता है, कि उसके अंदर कार्बन होता है और वो एग्रीकल्चर में मदद करेगा कि नहीं करेगा। हमें एक चीज जाननी है कि पोटैश होता है उसके अंदर, क्योंकि हम जो जितना भार बोल देते हैं ना, मतलब जब हम पढ़ते हुए कि इतना लॉजिक लगाया जा सकता है, रियल एग्जाम में ऐसा काम नहीं करता। अगर ऐसा होता तो सबका निकल जाता। तो कुछ होमवर्क हमें पहले से करना पड़ता है। दे यूज एक्स कुल्हाड़ी टू कट द ट्रीज एंड हो टू स्क्रैच द सॉइल। हो एक तरीके का मतलब काइंड ऑफ फावड़ा होता है, ठीक है, जिससे खुरपी टाइप, जिससे आप सॉइल को अपटर्न करते हो। सॉइल को अपटर्न क्यों करा जाता है ये भी मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। देखो, जो ऊपर वाली सॉइल की लेयर होती है, वो धूप वगैरह में पड़ते पड़ते और बड़े सालों तक वो टॉप पर रहते रहते उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। जो नीचे इसके जो लेयर होती है, ये जो मैं डार्क ब्राउन कलर से बना रहा हूं, ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो इसको यहां पर एक, अगर मैं ऐसा एक इक्विपमेंट लूं, फावड़ा खुरपी टाइप, मैं करूंगा यहां से सॉइल को अपटर्न। सॉइल को अपटर्न करने की वजह से क्या होगा, ये मिक्स हो जाएगी। ये मिक्स हो जाएगी सारी की सारी। मिक्स होने के बाद ये लेयर भी कुछ ऐसी हो जाएगी, और फिर उस पर करना क्या है, मस्त तरीके से ग्रो करो पेड़ पौधे वगैरह, इसलिए करा जाता है ये, ठीक है। सीड को सो करने से पहले, सोइंग से पहले ये चीज करी जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टन करना, टेलिंग करना। खेत, इसी को कहते हैं खेत को जोतना। ओके,
दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स। मैंने आपको ब्रॉडकास्टिंग सीड्स के बारे में बताया था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, याद होगा आपको, है ना? दैट इज स्कैटरिंग द सीड्स ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लोइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स। स्कैटरिंग कैसे? बास्केट ली, इसके अंदर सीड्स पड़े हुए बड़े सारे, इसको ये नहीं है कि किसी ऑर्डर में लगाना वो करना है। जैसे अगर ये मान लो ये एक जमीन है, यहां पर बस कैसे भी करके फेंक देना है, कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा होगा आपको। अगर आप यहां पर ब्रॉडकास्ट सीड का नहीं कर रहे होते तो कुछ ऐसे प्लांट करते हैं सीड को, ताकि वेस्ट ना हो और वो प्रॉपर एक तरीके से ऐसी एक लेयर होती। इसके बीच में लगा रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये वाला फंडा अवॉइड करके ये वाला अपना रहे हैं। छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बता रहा हूं मैं। वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड, रेडी हो गया और कटाई हो गई, फिर उसके बाद वो दूसरे फील्ड पर चले गए। कैसे चले गए? इसको आग लगाकर। आग में क्या है? राख है। राख में क्या है? ऐश में पोटैश है। राख में पोटैश है। अ फील्ड दैट हैज बीन लेफ्ट, जो कि कल्टीवेट करी गई थी, नाउ इट इज लेफ्ट फेलो फॉर सेवरल ईयर्स, 8 से 12 साल। फेलो का मतलब क्या होता है? अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट सॉइल अपनी फर्टिलिटी रिकवर कर ले। सॉइल यहां पर फर्टिलिटी कैसे रिकवर कर रहा है? जो आग, फायर, अब जो ऐश बन चुकी है और ऐश के अंदर है अब पोटैश, बस। तो ये है ब्रह्मास्त्र। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो हैं वो आपको कहां देखने को मिलेंगे? दे आर जनरली फाउंड इन द हिली एंड द फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ, ये चीज कहां प्रैक्टिस होगी? होती है, जनरली देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। जो इन ट्राइबल लोगों की जिंदगी है, इट यूजली डिपेंड ऑन द फ्री मूवमेंट विद इन द फॉरेस्ट, और वो कितना जमीन को, लैंड को यूज कर पा रहे हैं फॉरेस्ट को अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और यही सिर्फ एक इकलौती चीज है जिसकी वजह से वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों वाला ज्ञान था, लेकिन अब थोड़ी सी एनालिसिस की बात करते हैं। देखो, हमारे पास दोस्तों आप जानते होगे कि वी हैव नो चॉइस, कि आप कल को ये बोलो हमारा ये घर है, और हम सामने वाले घर में जाना चाहते हैं। ये हाउस 1 है, कल को हम बोर हो गए, हम कह रहे हैं कि हाउस 3 में रहना चाहते हैं, हाउस 4 में रहना चाहते हैं। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों? हमारे पास लिमिटेड लैंड है। इनके पास जो लैंड है वो कल्टीवेशन के हिसाब से लिमिटेड तो है, लेकिन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। आपके घर पे आने के बाद, जो कि आपका घर इतना लिमिटेड है, इस पे आने के बाद सरकार कल को ये बोले कि फर्स्ट फ्लोर हमें दे दो, सेकंड फ्लोर हमें दे दो, थर्ड फ्लोर हमें दे दो, तो आपको स्पेस क्रंच फील होगा। और सोचो जरा, वो आपसे मांग कर ना लेकर जबरदस्ती लिया जाए तो आप बगावत पे उतरोगे। अब हुआ क्या, यहां पर लास्ट लाइन देखो, ये ट्राइबल्स और कुछ तो जानते नहीं है। उनके पास दो ही चीज है, यानी कि जो उनके लंग्स और उनकी जो सांसें हैं ना, वो किस में बसी हुई हैं? लैंड है उनका लंग्स और फॉरेस्ट है उनकी सांसें। ये अगर दोनों इंटैक्ट रहें तो उनका शरीर इंटैक्ट रहेगा, वरना खेल खत्म है। जब इस फॉरेस्टेड लैंड की जमीन को इनसे छीना गया, जिस पे ये अभी तक क्रॉप्स उगाते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही जानते थे ये, तो अगर इस पैच ऑफ लैंड में से, मुझे एक बात बताओ मयूर, क्या इंसानी जिंदगी जो कि अगर इस प्रकार से चल रही है, मान लो हम सब पुराने उसी के हैं कि /1 एग्रीकल्चर करते हैं, हम कुछ नहीं जानते, ये सब लैपटॉप टीवी वगैरह की मॉडर्न लाइफ कुछ नहीं जानते हैं।
अगर इनमें इसमें से कोई एक लैंड भी हमारा छीन ले या एक लैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाए इन चारों में से जो मैंने बनाया है, ये एग्जांपल तो प्रॉपर था मयूर, है ना, कि हमारे पास ऑप्शन है कि 2 पे चले जाएं, फिर 3 पे चले जाएं, 4 पे चले जाएं, जब तक लौट कर आएंगे 1 2 3 सारे रेडी हो जाएंगे, तब तक 1 2 3 4, है ना, तब तक वो रेडी होने में लगे हुए हैं और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। इनमें से अगर मैं एक को निकाल दूं तो प्रभाव पड़ेगा क्या जीवन पे, बताओ। हाँ, वो बिगड़ जाएगा। 2 को छीन लूं तो प्रभाव पड़ेगा क्या? 3 को छीन लूं तो प्रभाव पड़ेगा क्या? अब तो कुछ बचा ही नहीं। जब इंसान के पास फिर कुछ बचता नहीं है ना, प्यार से बात समझाते समझाते जब बहुत टाइम हो चुका होता है, फिर वो उठाता है शस्त्र। और यहीं पर इसी प्रकार से इसी मुद्दे पर होगा रेबेलियन, जिसको हम थोड़ा सा और आस्पेक्ट जानने के बाद और थोड़े से फैक्ट्स जानने के बाद, ट्राइबल्स के और नेचर को जानने के बाद हम बात करेंगे आगे फर्दर इसके बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।